10 मई को जम्मू कश्मीर के शोपियां में फौज ने एक एनकाउंटर में आईएसजेके के अशफाक अहमद सोफी नाम के दहशतगर्द को मार गिराया था। उस दिन दावा किया गया था कि सोफी आईएसजेके का आखिरी दहशतगर्द था, लेकिन अब आईसिस ने नया दावा करके जम्मू कश्मीर में आईसिस के खात्मे की जगह शुरुआत का सिग्नल दिया है। हिंदुस्तान पर आईसिस की काली नजर कई सालों से है। बगदादी ने जब हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाने की कोशिशें की हैं, वो नाकाम ही रहा है, लेकिन अब आईसिस ने दावा किया है कि उसने नए सिरे से नए नाम से जम्मू कश्मीर में एक नया ग्रुप तैयार किया है। आईसिस ने दावा किया है कि आईसिस भारत में पहली बार रियासत कायम करने में कामयाब हो गया है। दाइश की न्यूज एजेंसी अमाक ने गुज़िश्ता रोज एक बयान जारी किया। इसके मुताबिक आईसिस की रियासत का नाम विलाया ऑफ हिंद रखा गया है। बयान में दावा किया गया है कि कश्मीर के शोपियां जिले के आईसिस ने भारतीय जवानों का कत्ल कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस इसे नहीं मान रही है। जम्मू कश्मीर में आईसिस के दावे में कितना दम है, इसका पूरा सच आना अभी बाकी है। इराक और सीरिया से खत्म होने के बाद आईसिस का ये नया दावा एक बड़े खतरे का अलर्ट जरूर माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आईसिस की मौजूदगी का पहली बार 2016 में पता चला था और इसके बाद 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द जाकिर मूसा आईसिस में शामिल हुआ। इसके बाद खुरासान मॉड्यूल का खुलासा हुआ, लेकिन अब आईसिस ने रियासत बनाने का दावा करके सिक्योरिटी अफवाज की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। तो आईसिस के इस नए इंकशाफ के साथ और ये जो बात कही गई है कि रियासत कायम करने की बात जो कही गई है, जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, तो वो इसको नकार रहे हैं। आखिर इन दावों में कितना दम है और हिंदुस्तान के तनाजुर से इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है जेके त्रिपाठी साहब है, फॉर्मर एम्बेसडर है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही मेजर जनरल अश्वनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। माफ कीजिएगा सर अगर आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया। मेरे साथ रॉबिन सचदेव मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अश्वनी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि आप इस दावे में कितना दम देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, वहां के सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, तो वो इसको सिरे से नकार रहे हैं, वो इन दावों को खोखला बता रहे हैं। देखो, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपको पता है कि जो इस्लामिक स्टेट है सीरिया और इराक के अंदर जब लड़ रहे थे, बाय एंड लार्ज मिलिट्री उनकी डिफीट हो चुकी है, मगर जो आइडियोलॉजी है वो अभी तक जिंदा है और वो किसी तरीके से वो अभी अफगानिस्तान की तरफ भी आ गए हैं और किसी हद तक अफगानिस्तान में जो नदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट वहां पर काफी प्रचलित है। अभी भी तालिबान के साथ भी वो लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट वहां पर आप पैर जमाने में काबिल है आपके अफगानिस्तान में, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये अभी जम्मू और कश्मीर की तरफ आने की है। जो आपने बताया 2016 के अंदर ये जाकिर मूसा जो पहले था जैसे मोहम्मद में, ये ज्वाइन हो गया था आपका इस्लामिक स्टेट जेएनके में, और अभी वो गायब है। मेरे को लगता है कि वो पंजाब या ऐसे इलाके में गया। जो अभी ये सोफी अहमद मारा गया है और जो क्लेम कर रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट जेएनके है, हो सकता है ये क्लेम बहुत बड़ी चीज है, मगर इसको हमें नकारना नहीं चाहिए। इस्लामिक स्टेट जो है भारत के अंदर एक प्रकार से सच्चाई की तरफ जा रहा है। मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम यहां नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद है वो भी इसके अगेंस्ट है, वो स्पेस नहीं दे रहे। मगर हो सकता आने वाले समय में ये जो अहमद सोफी को मार गिराया है, विलायत ऑफ हिंद ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इलाका बनाया है, ग्राउंड पे ये बात ठीक नहीं लग रही, मगर ये जो छोटी सी बात है आगे बढ़ के हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये नेशनल तौराइक जमात जो कि अभी आपको पता है श्रीलंका के अंदर 250 से ज्यादा बंदों को मार दिया है, उसका जो कमांडर था जारन हासिम, उसका मिलाप था तमिलनाडु जमात नेशनल जमात से। वो जो है एक प्रकार से जो इंडिया के अंदर सदर्न पार्ट में धीरे धीरे इस्लामिक स्टेट ने पैर जमा दिए हैं।
और वो कैसे जमाए हैं कि वहां से लोग जाते हैं और ये इराक और सीरिया के अंदर लड़े थे, रेडिकलाइज हो गए हैं ये सोशल मीडिया से और वहां से वापस आ गए हैं। उनको हिदायतें दी गई है हिट एंड रन टैक्टिक्स और सुसाइड, बल्कि वो बैटल हार्डन हो गए हैं। आपको पता है जो एनआईए ने जो खबर दी थी श्रीलंका को, इन्हीं ग्रुपों को पकड़ के, जो कि कोमोटूर में पकड़े थे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया था। तो मेरा मतलब ये सदर्न पार्ट में इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे अपने स्लीपर सेल बढ़ा रहा है और ये एक प्रकार सच्चाई है, हम इसको ध्यान रखना चाहिए। जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो विलाया ऑफ हिंद है, हो सकता है आज एक बहुत बड़ी बात करी है अबू बकर बगदादी ने, मगर आने वाले टाइम में हमें इस चीज को सीरियस लेना है। जाकिर मूसा गायब है, आने वाले टाइम में हो सकता है, आज मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी थ्रेट है जितना उन्होंने बताया है, मगर सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर स्पेशली तमिलनाडु और केरला के अंदर यह सच्चाई है कि जो इस्लामिक स्टेट के गए हुए थे, रेडिकलाइज हो गए, ये वापस आए हैं, ये स्लीपर सेल हैं और ये रेडिकलाइज हैं, ये सुसाइड अटैक कर सकते हैं। इनको ज्यादा से जल्दी कार्रवाई इंटीग्रेटेड और करके, चाहे वो तमिलनाडु के साथ है चाहे वो श्रीलंका के साथ है, एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि सदर्न स्टेट प्लस आपकी श्रीलंका और मालदीव तक इसके पैर फैले हुए हैं, इनको इकट्ठा करके करा जाए, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि आने वाले समय में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इस्लामिक स्टेट बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है त्रिपाठी थी, लेकिन हम लगातार ही देख रहे हैं जब भी आईसिस इस तरह के दावे करता है, उसके दावे हमेशा हिंदुस्तान में खोखले साबित होते हैं और उसका कोई मजबूती से उसने यहाँ पर पैर जमाए हैं ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आते हैं। अभी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उन दावों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नकार रही है, लेकिन क्या वाकई में इतना बड़ा कि उसने अपना एक प्रोविंस बना लिया है, एक रियासत कायम कर ली है, क्या इस इतने बड़े दावे को माना जाए वाकई में? नहीं, देखिए इतने बड़े दावों को अभी इस स्टेज पे मानने का कोई तुक नहीं है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 100 बार उनकी कोशिश होती है, अगर 100 बार हमारे एजेंसीज उसको नाकाम कर देती हैं तो ये हमारे लिए अच्छा, लेकिन 100 में एक बार भी अगर वो सफल हो जाते हैं तो ये बड़े खतरे की बात हो जाती है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमें अपनी अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस में कमी नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि जनरल साहब ने कहा, ये बात सही है कि सदर्न इंडिया के तमिलनाडु और केरला 2 प्रोविंसेस से लोग जाते रहे हैं, लोग दूसरे रास्तों से जाते रहे आईएसआई के साथ लड़ने के लिए। तो ये खतरा तो है। कुछ इस तरह की चीजें कुछ सामने आई हैं? नो, ये तो चीजें आई हैं सामने कि लोग वहां से गए हैं और आईएसआई ज्वाइन किया है और फिर कुछ लोग लौट के भी आए। तो ये चीजें तो हैं, उसका खतरा तो है। लेकिन एक चीज आपको और अभी ध्यान रखना चाहिए कि अभी पिछले 1 महीने में ही आईएसआई की गतिविधियां और बढ़ी हैं दूसरी जगहों में। उसका कारण क्या? उसका कारण ये भी कि 5 साल बाद बगदादी अब एक तरह से वापस आया है पब्लिक स्टेज पे। लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हो पाया त्रिपाठी साहब कि उसका ये रिसेंट का वीडियो है, क्योंकि वीडियो जारी हुआ है सिर्फ, उसमें ये कहीं से प्रूफ नहीं है कि वो रिसेंट का है या वीडियो वो पुराना, सिर्फ उसको जगाने के लिए या एक तरह से आईएसआई में नई जान फूंकने के लिए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। नहीं, ये वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आईएसआईएस में अभी खुद ही इन फाइटिंग है, अभी खुद ही टेंशन है। उसके जो नंबर 2 है अबू मोहम्मद हुसैन अल हस्मी, उसने बाकायदे पिछले साल ये ऐलान किया था, ये आह्वान किया था लोगों का, कैडर्स को, कि लोग बगदादी के खिलाफ बगावत करें और बगदादी को हटाया जाए, बगदादी की जगह मुझे बनाया जाए। तो अभी वहां पर ये चल रहा है। ये भी हो सकता है कि अपनी सत्ता कायम करने के लिए बगदादी ने ये 1 और जो हादसे हैं, इन हादसात को इंजाम दिया हो, ताकि उसके कैडर को ये लगे कि हाँ उसके अंदर अभी भी पावर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि कुल मिला के भले ही अभी हालत उतनी नाजुक नहीं है, लेकिन हमें इस चीज से बेखबर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी ओर से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जी, रॉबिन सचदेव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी और इतने मिलिटेंट्स ग्रुप वहां पर मौजूद हैं और अगर आईसिस वहां पर अपने पैर पसार रहा है, जाहिर सी बात है ये बात परेशान कुन है। लेकिन क्या जिस तरह के दावे हैं, क्या उसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए या फिर अपने सिरे से यहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर और तब चीजों को देखना चाहिए और हैंडल करना चाहिए?
आई थिंक ये सारी मिली जुली बातें हैं। पहली बात तो जो ISIS का जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इनकी आजकल में, देखिए इसकी काफ़ी कुछ प्रोपेगेंडा वैल्यू भी है, राइट। क्योंकि एक जो क्लेम उनका कि हमने रियासत, जो वर्ड यूज करते हैं, कलीफेट की प्रोविंस क्रिएट कर दी और वो हम करने जा रहे हैं, उसका तो खैर जीरो चांस। फिजिकल टेरिटरी तो इम्पॉसिबल, राइट। पर बात यह, जैसे मेरे से पहले जनरल सिवाच एम्बेसडर त्रिपाठी साहब भी कह रहे हैं कि बात और खतरा ये है कि ये जो आइडियोलॉजी, ये जो विचार हैं, ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ISIS का कोई एक कोर सेंटर ग्रुप है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। बहुत लोग स्लीपर या लोन वुल्व्स या अकेले ही इस चीज़ से इंस्पायर होकर के इस पॉइजन से आगे खुद चल देते हैं, राइट। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो कश्मीर का इलाका और कश्मीर में जो है वो एक अलग केस है, एंड सेकेंडली रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें मान लीजिए साउथ इंडिया से भी बात हो रही है, तमिलनाडु, केरला वगैरह में, वहां पर भी इंस्टेंसेस आ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से कई बार चीजें आ रही हैं। एक और चीज है इस पूरे सिचुएशन में आज की तारीख में, अभी से पहले इस्लामिक स्टेट इस इलाके में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर तक में, आई थिंक खुरासान ऐसे कुछ कलीफेट प्रोविंस कहता था। अब पहली बार जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वरीसम चीज है इस समय, कि पहली बार ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया में एक प्रोविंस बना रहे हैं, बन गई है हमारी, जिसका नाम विलायत ऑफ हिंद दे रहे हैं। तो ये काफी मतलब बहुत ही वरीसम चीज है। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ISIS का जो खतरा है, एक अलग टाइप का खतरा है निस्बत की, जैसे अभी तक हमारा खतरा वो भी है जो कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, और कश्मीर के अंदर भी जो रेडिकलाइज हो जाते हैं हमारे यूथ, वो एक अलग एलिमेंट के हैं, उनका विचार शायद कुछ अलग है, उसको हम डिसकंटेंट मान सकते हैं, कुछ हम समझ सकते हैं थोड़ा। दाइश की जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है बिल्कुल ही अलग है, उनकी तो फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, उनका तो पूरा मतलब पूरी दुनिया में खलीफेट बनाना है और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये एक अलग अलग इनकी स्ट्रीम्स है आइडियोलॉजी की। बट फिर भी बॉटम लाइन तो यह है कि दोनों केसेस में मिलिटेंसी है, वायलेंस है और टेरर को प्रमोट करना है जी। तो इसको हमें डेफिनेटली बहुत, खास तौर पर जो तस्वीरें आई हैं वो जाहिर सी बात है काफी तशवीशनाक हैं। अब्दुल नवानी साहब, मैं आपके पास आऊं से पहले अश्विनी साहब, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बाकायदा तौर पर हम ये देख रहे हैं कि झंडे दिखाए जा रहे हैं, जो ISIS के फ्लैग्स हैं वो हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर उनको जम्मू कश्मीर में दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अटेंशन सीख करने के लिए ज्यादा है, या वाकई में आपको लगता है कि वहां का नौजवान जो है, वहां कुछ लोग हैं इस तरह से रेडिकलाइज हैं, या जिस तरह का एक फेम है वहां जो मिलिटेंसी के थ्रू पाने की कोशिश की जाती है, उसकी एक बानगी हम ये देख रहे हैं? देखो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये इस तरीके से देखना है कि जो इस्लामिक स्टेट है ये एक अलग ही टाइप का ग्रुप है। अबू बगदादी का जो इनका है कैलिफेट करना, ये जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप हैं, या तो वो चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से मिले, या कुछ एक ग्रुप चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट हो। मगर जो इस्लामिक स्टेट है उसकी पॉलिसी है कि पूरा का पूरा कैलिफाट हो। मगर ये जो बताया जा रहा है कि झंडे इस्लामिक स्टेट के कई बार जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, रिसेंटली आते हैं, मगर वो जो हैं उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना कि वो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक स्टेट ने कोई पैर वहां पर जमा दिए हैं, मगर एक आगे खतरे आने की आपको आशंका है, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है। आपका मतलब यह है जो आज की तारीख में झंडे चलाए जा रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर 10 से 20% सच्चाई हो, मगर आने वाले समय में यह खतरा है। विलायत ऑफ हिंद जो बता रहे हैं प्रोविंस, मैं मानता हूं ग्राउंड पे इसका कुछ नहीं है, सच्चाई नहीं है, मगर इस चीज को हम आंख नहीं मीच सकते और यह खतरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट है वो अकेली लड़ाई लड़ रही है और तालिबान भी उसके अगेंस्ट है, मगर उसने अपने पैर जमा दिए हैं तालिबान में, इसके अफगानिस्तान में। और जैसे जैसे तालिबान से बातचीत होगी और कोई ना कोई हल निकलेगा अफगानिस्तान में, तो ये इस्लामिक स्टेट हो सकता है उधर से सारा का सारा फोकस शिफ्ट कर दे कश्मीर में। तो आने वाले समय में इस्लामिक स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एक खतरा हो सकती है। आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से ये फ्लैग चलाए जाते हैं, ये तो फ्लैग एक प्रकार से एंटी इंडिया के दिखाने के लिए फ्लैग चला दिए जाते हैं, मगर ग्राउंड सिचुएशन नहीं कहती कि कोई ऐसी प्रोविंस बनाई है विलायत ऑफ हिंद। मगर ये जो आइडियोलॉजी है ये खतरनाक है
और यही देखना है। इराक और सीरिया से मिलिट्री डिफीट होने के बाद ये और भी पहने हो गए हैं, ये बैटल हार्डन है और इनकी जो टैक्टिक्स है दो, एक तो है हिट एंड रन टैक्टिक्स और दूसरी सुसाइड। जो सुसाइड का वह काम करते हैं, एक आदमी 15-20 को मार सकता है, तो इसका मतलब इस चीज को देखना है। ये जो अहमद सौफी और जाकिर मूसा थे, ये पहले दूसरे मिलिटेंट ग्रुप में थे, ये इस्लामिक स्टेट से प्रभावित होकर इस्लामिक स्टेट में आए हैं, इस्लामिक स्टेट JNK। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ऐसा बड़ा प्रॉमिस किया है, पर ये जो भी खतरा है इसको आप जाहिर सी बात है सीरियसली देखकर खतरा देखकर आगे इसमें आपकी जो एजेंसीज है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके अंदर और जाके पता लगाएं कि सच्चाई कितनी है। जी अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप आईसिस की जब बात होती है और जब हम आईसिस के दावों की बात करते हैं या किस बिना पर वो बना है और जिस इस्लाम के जिन चीज़ों का हवाला देकर ये बात की जाती है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमने देखा है कि हिंदुस्तान में जब भी आईसिस को लेकर बात हुई है, तमाम मुसलमान या फिर जो जितने भी उलेमा हजरात हैं उन्होंने हमेशा इसको कंडेम किया है। उनका हमेशा से ये कहना है कि एक प्रोपेगेंडा है जो इस्लाम के खिलाफ चलाया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बगदादी जो है और उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं, ये सब जो है दिमागी कोड में मुब्तला है और ये उलमा जो है वो इसलिए जो है रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये इस्लाम के नजरिए और जो प्रशासन व्यवस्था है उसके खिलाफ है। वो इस्लाम में जो है वो गुफ्त एजेंडा जो है और खुफिया रख के जो है वो कोई आंदोलन चलाने का जो है तस्वुर ही नहीं है। तो ये जो कह रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर कि किसी देश में जो है कोई संविधान है और वहाँ जो है सब कम्युनिटी जो है एग्रीमेंट के तहत और जो है किसी तरह का मुआहदा है या एक देश की एम्बेसियाँ जो है दूसरे देश में है, तो वहाँ ने जिहाद हो सकता है, नहीं को अलग से हुकूमत बना सकते हैं। इस्लाम में ये खुद जुर्म है ये। तो चूंकि ये जो लोग जुड़ते हैं वो जो एक तरह की फैंटेसी जो होती है, रूमानियत जो है उसको लेके जो है वो चले जाते। इस्लाम के बारे में पता नहीं है। जो है ये हिंदुस्तान कोई दारुल हरम नहीं है, ये दारुल मुआहदा है। यहाँ एक संविधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सब जो है यहाँ के जो है नागरिक हैं बराबर के। तो अगर ये जो है इस्लाम में जब इस तरह का ये हो, किसी तरह का मुआहदा हो, सऊदी अरब है, ईरान है, मिस्र है, सबकी यहाँ एम्बेसियाँ हैं, तो एम्बेसियां का मतलब ये कि एक ने दूसरे को जो है मान्यता दी है। जब मान्यता हो जाए तो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है कि वहां कोई नई हुकूमत बनाए। और ये तो जो है एक तरह का जो है ये मेरे हिसाब से ये अफवाह है। और जो इस तरह जो है मिलिटेंट और ये जो आतंकवादी ग्रुप है, इनमें आपस में भी वर्चस्वी लड़ाई हो रही है कि कौन जो है ताकि चंदा करने, ये खाएंगे कहां से, ये इनका धंधा हो गया है। तो ये चंदा करके कुछ कट्टर पंथियों से जो है वसूलेंगे कैसे, वो ये दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की कि हम जो है हमारा अस्तित्व जो है वजूद जो है वो ज्यादा है, हम इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है बहुत बड़ा देश है और बहुत जो है वो शक्तिशाली देश है। यहाँ जो है ऐसे लुच्चे लफंगों और ऐसे चीटरों की जो है के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं है। ये खेल चल रहा है, खाने पीने का एक धंधा है। चीटर तक महदूद नहीं है। ये यहाँ बात दहशतगर्दी की हो रही है, यहाँ बात लोगों की जान की हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि किस तरह से ये अपने पैर पसार रहे हैं। नहीं, इसका जमीन पे जो है कोई अस्तित्व नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस कर रही है उसमें वो दम है। लेकिन अगर जो है अफवाह की सतह पे भी कोई खतरा हो, किसी चिंगारी की बात हो, तो उसको जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अनदेखी नहीं करना चाहिए। नजर जो है रखना जरूरी है, लेकिन यह कि अपने आप को जो है इतना जो है अनसिकोट और जो है गैर महफूज समझना और अफवाह पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना और जो है भय में मुब्तला हो जाना, ये जो है वो सही नहीं है। लेकिन खतरा चाहे जिस सतह पे हो, चाहे अफवाह क्यों न हो, निराधार क्यों न हो, लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अनदेखी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल तय है। जी, एक सवाल ये उठता है इससे लेकर कि चाहे हम सीरिया की बात करते हैं, इराक की बात करते हैं, वहां लगातार जो आईसिस है वो उसने अपने पैर पसारे और लगातार वहां से उसका खात्मा हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ उसने अपनी नजर उठाई है तो उसका मकसद क्या है? ए, बी के इनके पास से आखिर फंडिंग आती कहां से है? कौन है वो मुल्क, कौन है वो ग्रुप्स जो इनको फंडिंग करते हैं? और लगातार ये सिर्फ 1-2 साल के सालों से ये प्रोसेस चल रहा है।
इजराइल करता है और कौन करता है? बनाया ही इजराइल, अमेरिका ने इसको जो है दाइश को रॉबिन जो जी। है। हाँ जी, देखिए इसमें दो तीन चीजें। एक, इस समय दाइश, ये जो इस्लामिक स्टेट है, इस तरफ क्यों आ रहा है? एक तो ऑब्वियसली इनका अपना सीरिया और मिडिल ईस्ट से वर्चुअली एलिमिनेट हो रहे हैं, और दूसरा काफी लोग जो वहां गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो इनको एक तरह से आई थिंक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बगदादी को और इसके ग्रुप को, कि जिस देशों में जो लोग इनके वापस गए हैं उनको एनर्जाइज करके, उन नेटवर्क्स को करके इन देशों में इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी जाए। वन, दूसरा, काफी देश हैं इधर, भारत ही नहीं, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान इटसेल्फ है, मैं तो कहूँगा मालदीव्स है, म्यांमार है, ये जो फिलीपींस वगैरह भी हैं, सारे इलाके हैं। और इन देशों में एक्चुअली, भारत को छोड़िए, जो छोटे देश भी हैं, इनकी इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल इंटेलिजेंस काफी वीक भी है एक तरह से, राइट? तो अपॉर्चुनिटी है इनको अपना यहाँ पे अपना केओस क्रिएट करने की, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास फंड्स या वो कहां से आ रहे हैं, देखिए उसमें तो प्रॉब्लम, हम कहते हैं इनके फंड्स एंड ऑल, पर शायद कुछ डोनेशन से आते हैं, शायद कुछ सरकारें भी कर रही हैं, इंटेलिजेंस भी कर रही हैं, और कुछ कह नहीं सकते। अभी साहब कह रहे थे इजराइल करता है, कोई कहता है अमेरिका करता है, कोई कहता है रशिया की इंटेलिजेंस करती है। इसका हम नहीं कह सकते, डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज को बेटर पता सारे होगा। हथियार अमेरिका और चीन और इजराइल के बने हुए इसके पास है। ये कहां से आ रहा है? ये भी देखने की चीज है ना कि तुम्हारे यहाँ से हथियार पहुंच कैसे रहे इसके पास। कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी हैं जो अपने रीजन के कारण चल रहे हैं इसमें, जो पॉलिटिक्स के कारण। पर बात यह है कि लॉन्ग टर्म में इसको जो टैकल करना है, एक डिफरेंस है बिटवीन जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पाकिस्तान से इंस्पायर्ड या हमारे इंटरनल भी डिसकंटेंट से रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनको जो हम हैंडल करना है, शायद उनको हैंडल हमें करना है डेफिनेटली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फोर्स से, प्लस विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड से, राइट? एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर भी करना है। पर दाइश से जो हमें डील करना है भारत को, आई थिंक उसका रास्ता केवल एक ही है, वो है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से। उसमें कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात ही नहीं उठती, क्योंकि इनका एजेंडा ही बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग तरीके से है। तीसरी बात, देखिए आज हम दाइश कहते हैं, कल हम अलकायदा कहते थे, आज हम जैश ए मोहम्मद कहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स आते रहते हैं दुनिया भर में। अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें, करीब 200, 250, 300 अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी साहब भी और हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, जो कि कुछ ना कुछ करती हैं और आपस में भी कंपीट करती हैं। ये तो नाम चाहे जो भी हो, ये जो आइडियोलॉजी आ रही है, इस आइडियोलॉजी को रोकना और प्रिवेंट करना भी है। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि दाइश उनका प्रोपेगेंडा है, डेफिनेटली यस, पर हमें देखना है कि आइडियोलॉजी अचीव क्या करना चाह रही है, और इस आइडियोलॉजी को हमें एक तरह से काउंटर करना है और रोकना है। आज ISIS, एक सेकेंड, आज ISIS नहीं है, जैसे खत्म हो गया ऑलमोस्ट फिजिकली वहां पर, हो सकता है 2-3 साल में बगदादी भी खत्म हो जाए, कल कोई ABCD और खड़ा हो जाएगा, यू नो। तो ये जो डेवलपमेंट्स आती जा रही है और जो रेडिकलाइजेशन होती जा रही है, जो हो जाती है, उसको रोकने के रास्ते देखने हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि ग्रुप जो हैं ये हम हर कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि एक नए नाम के साथ फिर से आ जाते हैं सामने। लेकिन यहाँ पर जरूरत जो है वो आइडियोलॉजी को खत्म करने की है, उनके पीछे के मकसद को जानने की है।